नमस्कार, वेलकम टू इंडिया फर्स्ट। हमारे साथ हैं देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संजय सिंह बघेल। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि जन आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टियाँ जब सबके समक्ष आती हैं तो जो पुराने हमारे सामने पार्टियां चल रही हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे खुश नहीं हैं, तब हमारा पूरा दारोमदार उन पर ही चला जाता है क्योंकि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता। ऐसे में ये पार्टियां उम्मीद पर खरी क्यों नहीं उतर पाती? देखिए नीरजा जी, सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा है कि जन आंदोलन से निकली हुई पार्टियां क्यों लंबे समय तक सफल नहीं हो पाती और कोई विकल्प क्यों नहीं पैदा कर पाती। तो यदि हम थोड़ा सा इतिहास को तरफ नज़र डालें तो देखिए, भारत में एक तरह से 4 बड़े जन आंदोलन हुए हैं। पहला है 1914 में के आसपास जो आंदोलन शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था प्रथम विश्व युद्ध के समय, वो था असहयोग आंदोलन। देखिए, वो प्रथम विश्व युद्ध के साथ प्रारंभ हुआ था और उनको उम्मीद थी कि इस युद्ध के साथ साथ भारत को भी कहीं ना कहीं आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ भी 2 विचारधाराओं का एक तरह से मुठभेड़ हुई, टकराव हुआ और ये भी असहयोग आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल कुछ दिन चला और उसके बाद असफल हो गया। फिर दूसरा जो बड़ा आंदोलन हुआ वो है भारत में, वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो दूसरे विश्व युद्ध के समय प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को। वो इसी उम्मीद के साथ थे कि फिर एक अच्छा मौका है, दूसरे विश्व युद्ध के साथ साथ भारत को भी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन माउंटबेटन आते हैं, फूट डालो और राज करो की रणनीति के हिसाब से वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि लोग आपस में ही बढ़ जाते हैं, 2 अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं अपनी भारतीय राजनीति में ही, और भारत छोड़ो आंदोलन भी कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। फिर तीसरा बड़ा आंदोलन होता है, यदि हम देखें तो वो होता है जेपी आंदोलन, जो 11 मार्च 1974 में प्रारंभ होता है। जयप्रकाश नारायण जो है पटना में संकल्प रैली करते हैं, वहाँ से प्रारंभ होता है। लेकिन वो ही देखिए कि कुछ दिनों तक चला और उसके बाद आपातकाल की स्थिति लानी पड़ी और वो भी धीरे धीरे सब लोग अलग अलग हो गए। और चौथा आंदोलन जो हुआ ये 5 अप्रैल 2011 को अन्ना आंदोलन, जिसमें अन्ना का चेहरा सामने लाया गया, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, घर घर में है अन्ना अन्ना, इस नारे के साथ प्रारंभ किया गया। अन्ना एक मुखौटा जरूर थे, उनका वेशभूषा ली गई, लेकिन उनके आचरण को नहीं लिया गया। तो देखिए कि जन आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि जब भी कोई इस तरह के आंदोलन खड़े होते हैं, उनके पीछे एक मुद्दा होता है, एक इशू होता है। तो हम अन्ना आंदोलन को लेकर के भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये जो भी आंदोलन हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उस समय 2G 3G 4G जिस तरह के जो बहुत सारे घोटाले आ रहे थे सामने, एक तरह से कहीं ना कहीं जो जनता थी, जो पब्लिक थी, उसका मोह भंग हो गया था भारतीय राजनीति में। तो एक ऐसा व्यक्ति अन्ना आंदोलन के साथ खड़ा होता है जो परिवर्तन करके संस्था चलाता है और NGO चलाता है और बार बार RTI एक्टिविस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाता है, मैग्सेसे अवार्ड पाता है। तो उससे बहुत लोगों को उम्मीद थी कि नहीं यार, वो जो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, जो नौकरी छोड़ चुका है, IRS है, और इस तरह के पढ़े लिखे लोग जिसमें योगेंद्र यादव आते हैं, प्रशांत भूषण आते हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं, कुमार विश्वास आते हैं, संजय सिंह आते हैं, ऐसे मनीष सिसोदिया आते हैं, जो कहीं ना कहीं उस आंदोलन के एक स्तंभ बनकर उभर करके सामने आते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के आधार पर यदि हम आकलन करें तो जन आंदोलन से निकली कोई भी पार्टियां लंबे समय तक इसलिए नहीं सफल हो पाती हैं कि एक तो इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो इशू बेस्ड होता है, मुद्दे बेस्ड होता है। वो दूसरी बात है कि उनमें एक मत नहीं हो पाता है। हर एक देखिए कि जैसे आम आदमी पार्टी बनना चालू हुई, प्रशांत भूषण अलग हो गए, योगेंद्र यादव अलग हो गए, कुमार विश्वास अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ स्वार्थ भी इन्वॉल्व होता है कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए। इस आंदोलन में ऐसी एक पार्टी खड़ी होगी जो जीत कर तो आएगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमें भी मलाई मिलेगी, हमें भी कुछ ना कुछ उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तो आपस में इस तरह के लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। चौथा एक बड़ा कारण है कि ये तत्कालीन एक तरह से उद्देश्यों को लेकर चलती हैं, एक बड़ा विजन उनके पीछे नहीं होता है, इसीलिए उनमें एकता का आधार लंबे समय तक नहीं दिखाई देता है।
और कुल मिलाकर यदि हम देखें तो इस तरह जन आंदोलन से निकली हुई जब भी पार्टियां बनती हैं तो उनमें जितनी भी पार्टियों में महत्व नहीं मिलता है लोगों को, उनको लगता है कि हमने कांग्रेस में बहुत समय दे दिया, हमने बीजेपी में बहुत समय दे दिया, किसी अन्य पार्टी में बहुत समय दे दिया, लेकिन वो महत्व उनको नहीं मिला। तो ऐसे जो टूटे बिखरे हुए लोग हैं, हताश और निराश जनता होती है, एक बड़ी आकांक्षा और इच्छा के साथ ऐसी पार्टियों के साथ जुड़ जाती है और उसके मूवमेंट का हिस्सा बन जाती है। तो जब हिस्सा बनती है तो उसके पीछे भी बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, और जब अभिलाषाएं नहीं होती हैं तो फिर वो उसी पार्टी में घुस करके भी उसी को तोड़ना प्रारंभ कर देती है। तो इसीलिए जो मुझे आपने सवाल पूछा कि जन आंदोलन से निकली हुई पार्टियां क्यों लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं, तो मैं बताना चाहूँगा यदि बीजेपी की आज जो सबसे बड़ी ताकत बनी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं संघ का बैकग्राउंड है, उनके पीछे एक आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व और राष्ट्र प्रेम की कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी है। जबकि जब हम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की देखते हैं तो कांग्रेस एक समय थी कि सेवा दल जैसी संस्थाएं थी और बड़े बड़े लोग उनके साथ जुड़े थे, तो एक आइडियोलॉजी लेकर के चले थे, एक स्वतंत्रता बड़ा उनका उद्देश्य था और सेकुलरिज्म उनका बड़ा उद्देश्य था। लेकिन आज देखिए कि कांग्रेस में एकदम खिचड़ी बन गई है, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो कांग्रेस में चले जा रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बीजेपी के साथ एक दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो हिंदुत्व और दूसरा है राष्ट्रभक्ति। माने धर्म सापेक्षता की जो बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता की जो बात करते हैं, तो एक बड़ा आइडिया उनके पास है और इसको लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो आइडिया के साथ लेकर के कोई पार्टी आगे बढ़ेगी, एक विजन को लेकर आगे बढ़ेगी, एक देश के सुरक्षा को लेकर के जो पार्टी आगे बढ़ेगी तो वो सफल होगी। और जो मुझे लगता है छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर बनी है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बनी है, जन आंदोलन से निकली हुई पार्टियां बनी हैं, यदि वो तुरंत ही अपना कोई विजन और मिशन और आइडिया नहीं बना पाती हैं तो आने वाले भविष्य में असफल हो जाती हैं। यानी मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि ये मौका परस्त राजनीति की ओर दिशा जा रही है, और अगर इसी तरह से चला जाए तो भविष्य में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य रहेगा, क्या होने वाला है, और जो अन्य सभी दल मिलकर महागठबंधन यानी महाठग बंधन बना रहे हैं, इनका क्या फ्यूचर है? देखिए नीरजा, ये आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा होगा और कैसा ये इनका फ्यूचर दिखाई देता है। ईमानदारी से बताऊं तो जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो मैं भी एक आम जनता की तरह बहुत उम्मीदों के साथ बढ़ा था और उनका खास करके उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, खास करके एजुकेशन मॉडल को लेकर के और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। तो जो बुनियादी जो चीज़ें थी, तो एक तो शिक्षा है, दूसरा है स्वास्थ्य, और दोनों पे आम आदमी पार्टी ने अच्छा खासा बजट एलोकेट किया और उस पर लगातार काम भी किया था। मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में काम भी करना प्रारंभ किया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो एक तरह से आम जनता की तरह मेरा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से आज मोह भंग हो रहा है। उसका एक बड़ा कारण देखता हूं कि सबसे पहले तो उस समय मुझे लगा कि जब दिल्ली की जो असेंबली के आधार पर के जो राज्यसभा का इलेक्शन में उन्होंने लोगों को भेजा राज्यसभा में, एक संजय सिंह को छोड़ करके जो उन्होंने एक तो नारायण दास गुप्ता को भेजा और दूसरा सुशील कुमार गुप्ता जी को भेजा, ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दोनों उद्योगपति हैं। और जबकि आप दावा करते थे कि आम आदमी पार्टी मतलब जो झाड़ू लगाती है, जो गरीब और निचले तबके का प्रतीक है, उसको लेकर के आप आगे बढ़े थे। और जब संसद में भेजने की बारी आई तो आप आम आदमी के बीच में से किसी को नहीं चुनते हैं। आप क्या है, जिनके पास पैसा है, जो आपको पार्टी में फंड दे सकता है। मैं मानता हूं कि पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आप जब पार्टी बनाए थे, जब आपके पास कुछ नहीं था, तो देश की जनता ने, यही जनता 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये देकर को आपको ऊपर उठाई थी। तो आपको फिर से जनता के बीच में जाना चाहिए था। आप किसी भी उद्योगपति का मुंह नहीं देखना चाहिए था। आप जो है जिस अदानी और अंबानी और जिस लोगों को बोल बोल करके ये भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार है, इंडिया गेट, करप्शन जैसे नारे को लेकर के आप आगे बढ़े थे, आप धीरे धीरे उसी में लिप्त होते चले जाएंगे। हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, और धीरे धीरे आप एक भी उसी आम आदमी से खास आदमी बनते चले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज, या तो इतने वादे और दावे आप नहीं करते, जैसी सभी पार्टियां हैं कि वादे और दावे नहीं करते, वो कहीं ना कहीं फ्री में रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश करती हैं और अपने चुनावी वादे का वो करती हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करती। वो बोलती कि हम ये देंगे, आप स्वयं अपने ऊपर नहीं डालते कि हम गाड़ी में नहीं चलेंगे, हम कोठी नहीं लेंगे। आपने तो नारा ही दिया था कि हम वैगन आ रहे हैं, हम आम आदमी के बीच में हैं, हम उसी तरह गाड़ी में चलेंगे, हम उसी तरह 1 या 2 कमरे में से राजनीति चलाएंगे। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है, वो जो आपने वादा किया था, जो आपने बोला था, वो आपके ऊपर ही कहीं ना कहीं आपके द्वारा
मारा गया, खुद के मुंह पे तमाचा टाइप से मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, आपकी राजनीति के लिए ज़्यादा हानिकारक होगा। सर, मैं यहाँ से अपनी बात जोड़ना चाहूँगी। जब आपने जिक्र कर ही दिया है तो एक आंकड़ा मेरे पास आया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे की जो बात से ये पार्टी शुरू हुई थी, उसका डाटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि 45 करोड़ का जो बंगला बनाया जा रहा है उसमें 11 करोड़ इंटीरियर डेकोरेटर को दिए जा रहे हैं, 6 करोड़ इम्पोर्टेड मार्बल्स हैं, 1 करोड़ इंटीरियर कंसल्टेंसी है, 2.5 करोड़ लाइट्स, फैंस और हॉट वाटर जनरेटर के लिए दिया गया है, 1.1 करोड़ ऑन किचन एंड अप्लायंसेस का बजट है, उसी में 1.4 करोड़ ऑन वार्डरोब एंड फिटिंग्स एंड 2.85 करोड़ फायर फाइटिंग सिस्टम। तो जब ये 45 करोड़ का जो बजट बन के और हमारे सीएम साहब का बंगला तैयार हो रहा है, तो फिर ये आम आदमी से ख़ास आदमी, बल्कि ये ख़ास आदमी तो और विशेष हो गए हैं। इसको मैं कैसे समझूं? हाँ, देखिए, ये जो इस तरह की खबरें आ रही, सच में मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली लग रही हैं, क्योंकि मेरी भी आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, एक आम जनता की तरह है। और मुझे लगता था कि ये कहीं ना कहीं ये पार्टी बीजेपी की विकल्प बनेगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह अपने आप में घिरी रहती है, अपने कई बार बयानों की वजह से, चाहे वो खड़गे का भी खाल का बयान हो जो कर्नाटक में उन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री जो हैं सांप की तरह हैं, तो इस तरह के बयान हो या कि उनकी इमेच्योरिटी हो या उनका जिस तरह का भी स्ट्रेटजी है, तो मुझे लग रहा था एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में या कि अगले 5 से 10 साल में एक विकल्प देगी भारत की जनता के बीच में। लेकिन जब ये खबरें मैं दिल्ली में देख रहा हूँ और जिस तरह से उनके नेता एक एक करके जेल चलते जा रहे हैं, तो उसके पीछे, और ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ किया है, तभी आपको सीबीआई या सरकार की जो दूसरी एजेंसियां हैं आपको कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अभी हम पंजाब का एक छोटा सा उदाहरण लें। पंजाब में अभी देखिए आपने किसको राज्यसभा से भेजा है? संजीव कुमार अरोड़ा को बनाया है, जो उद्योगपति हैं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह आपने कुजवंत सिंह जो मोहाली से आपने टिकट दिया है, तो वो कौन है? जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्रिमिनल के आरोप लगे हैं, जिन्होंने अपना डिक्लेयर ही किया है एसेट्स जो है 250 करोड़ का। तो क्या आप भी इन्हीं के जैसे बढ़ना चाहते हैं? जो आपके लिए, जो आम जनता के जो सपने थे जिनको पूरा करने की उम्मीद, आप तो स्वयं एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से निकले थे, आपको उसी तरह रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सुविधाएं ना लो, आप एडमिनिस्ट्रेशन ना करो, आपको गाड़ी घोड़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रही आंकड़े कि इतने का मार्बल लगा, इतने के पर्दे लगे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ऐसे वादे करके आप इस तरह से आलीशान और शीश महल जिसको बोलते हैं, इस तरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि किसी देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हुए, कर्पूरी ठाकुर टाइप से नेता हुए, जॉर्ज फर्नांडिस टाइप से लोग हुए हैं, जो एक कपड़े में, 2 कपड़े में अपना पूरा एकदम से जनता के बीच में उन्होंने काट दिया है। तो आप यदि ऐसे उदाहरण लेकर के आज जब पूरा एक तरह से हम कहें कि नेतृत्व पूरा एक तरह से राजनीति कहीं ना कहीं सड़ांध मार रहा है, तब आप एक विकल्प के रूप में पैदा हो सकते थे। लेकिन आप क्या हुआ, अभी आए 5 से 10 साल हुआ और आपको लगता था कि 20-25 साल में आप नेशनल पार्टी बन गए, बन भी गए हैं आप, 2 स्टेट में लेकर के आप बन भी गए हैं, नेशनल पार्टी का स्टेटस भी मिल गया है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये कितने दिन चलेगा? आप एक पंजाब जीत ले, एक दिल्ली जीत ले, तो क्या लगता है कि आपको सभी जगह ऐसे मिलेगा? क्योंकि आपके जो प्रमुख नेता हैं एक एक करके जिस तरह से जेल चले जा रहे हैं, जिस तरह से आपको आरोप लग रहा है, तो हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो। तो मैंने आज से 6 महीने 3 महीने पहले ही बोला था कि क्या अरविंद केजरीवाल साहब जो है मनीष सिसोदिया को जेल भेजना चाहते हैं। मेरी वही बातें आज सच लग रही हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री होते हुए किसी भी फाइल में साइन नहीं करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी किसी पे और दे देते हैं, आप पे आरोप लगाया जाता है, साइन कोई और करता है, पैसे कोई और ले लेता है। तो इस तरह के आरोपों से बचना है तो सामने से लेकर के चुनौतियां करना होगा, आपको साइन करना होगा, तभी मुझे लगता है कि देश आप पर भरोसा करेगा। और जब आप निश्चल होकर के, निर्भीक होकर के, निडर होकर के और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, देश की जनता भी आपको वाहवाही करेगी और आपका भविष्य साथ होने के साथ देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा मॉडल था, जो मुझे कहीं ना कहीं आप उसी में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय जी, मैं यहाँ से अपनी बात को जोड़ना चाहूँगी।
अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी की बात करते हैं, हर आम आदमी उसमें अपने आप को जी रहा था और हम सबको उन पे अभिमान था और उन्हें बहुत स्वाभिमान था। तो ये स्वाभिमान से अभिमान तक का सफ़र तो कहीं नहीं शुरू हो गया। कभी उन्हें पीएम की बात के लिए वो टिप्पणी कर देते हैं, कभी एलजी पर आरोप लगाते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा है। देखिए, ये थोड़ा सुनने में बुरा लगता है कि हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं उभर करके, तो मुझे लगता है दूसरे लोगों में और आप में भी कोई अंतर नहीं है। और देखिए, कभी भी जब राजनीति में आगे बढ़ना होता है तो समन्वयवादी विचारधारा लेकर के, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना होता है। बीजेपी ने बड़ा अच्छा नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और आप तो क्या हैं कि सबसे पहले उसी पर आरोप लगाते हैं दिल्ली की जनता को साथ लेकर के। एलजी इसका मुखिया है, आपको हर एक उनके डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको खोट दिखाई देता है, आपको कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई देती। इसी दिल्ली में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर, इसी संविधान के भीतर शीला दीक्षित भी राज करती थी, वहाँ भी एलजी होता था। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि शीला दीक्षित 15 साल लगातार यहाँ की मुख्यमंत्री रहीं और कभी मैंने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा कि वो एलजी पर आरोप लगा रहे हैं कि एलजी हमारी फाइल रोक रहे हैं। उसी संविधान के भीतर आप भी यहीं सरकार बनाते हैं और आपका हर मने डिसीजन पे आपको लगता है एलजी आपकी फाइल रोक रहा है। तो जबकि वहाँ पे सेंट्रल में बीजेपी की पार्टी है, स्टेट में कांग्रेस की पार्टी, तब भी उनका शासन व्यवस्था अच्छे से चल रहा था। और आज भी वही है कि सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में आप हैं, तब आपको हर जगह कहीं ना कहीं आरोप लगा करके अपना सिक्का जो है भारी करने की कोशिश जो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं एक तरह से चालाकी और पब्लिक के सामने दिखाई देती है कि जितना आरोप लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी ब्रांडिंग होगी और हमारी ईमानदारी झलक के आएगी। लेकिन ईमानदारी क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके कार्यों से आएगी, आपकी एक्टिविटीज़ से आएगी, आपके व्यवहार से आएगी, जो अब दिखाई नहीं देता। जिस उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना था, वो व्यवहार, वो एक्टिविटीज़, वो उदाहरण आपके सामने नहीं दिखाई देते। इसीलिए आप क्या है, आरोप लगा करके, दूसरों पर आरोप लगा करके स्वयं को आप छिपाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है एक मैच्योर पॉलिटिशियन को, एक अच्छी पार्टी को, एक विजनरी पार्टी को इस तरह के छोटे छोटे आरोप जो हैं शोभा नहीं देते हैं। कभी आप एलजी पे आरोप लगाएं, कभी पीएम पे आरोप लगाएं, कभी देश के उद्योगपतियों पर आरोप लगाएं, ये भी शोभा नहीं देता। क्योंकि कुछ भी हो, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में उद्योगपतियों का भी हाथ है। यहाँ पे जो विजन और मिशन बनाते दूसरी पार्टियों को, आप विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाइए, लेकिन आरोपों के माध्यम से नहीं। उनकी नीतियों का खंडन कीजिए, उनकी पॉलिसी का खंडन कीजिए, उनके एक्टिविटीज़ को खंडन कीजिए। लेकिन आप आरोप और आरोप ही लगा करके एकदम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा ये नहीं हो सकता कि आपका जो है दामन उजला है और दूसरे का गंदा है। तो ये सब सोच करके मुझे लगता है राजनीति करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो भविष्य अच्छा होगा। भविष्य की नई सकारात्मक संभावनाओं और योजनाबद्ध तरीके की उम्मीद के साथ हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।